दोस्तों, हमारा चल रहा था अवनी पब्लिकेशन का जो रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए साइंस के लिए जो एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन और आंसर हैं उनका रिवीजन चल रहा था, जिसके अंदर हमने चार चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 5 नंबर टॉप चैप्टर रहेगा आपका कार्बन उसके यौगिक। उससे पहले आपसे एक बात कह दूं, रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन जो भी है उनके साथ में इसको शेयर करें, तो इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है और हम नई वीडियो बनाने के लिए आगे मोटिवेट रहते हैं। देखिए आगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसने अवधारणा दी थी कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से संभव है, इनका संश्लेषण प्रयोगशाला में संभव नहीं है। तो ये जीववाद का सिद्धांत है, ठीक है ना। इसके अंदर देखें, इसकी अवधारणा दी थी बर्जिलियस ने। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही रहेगा। प्रयोगशाला में निर्माण किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक था तो यूरिया था। अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम सल्फेट व पोटेशियम साइनेट को गर्म करके प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किस वैज्ञानिक ने बनाया था, तो ये वोल्लर ने बनाया था। जैव शक्ति सिद्धांत की धारणा किसने दी थी? जैव शक्ति सिद्धांत की धारणा दी थी बर्जिलियस ने। किस वैज्ञानिक ने खोज से जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया था, तो वोल्लर ने किया था। एथीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या क्या होती है, तो सिग्मा और पाई बंध आप दोस्तों सभी जानते हैं, इसमें 5 सिग्मा बंध और 1 सिग्मा और 1 पाई बंध होता है। जो की आयु ज्ञात करने की विधि में इस्तेमाल होने वाले कार्बन के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। एथेन की संरचना में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, तो एथेन की जब संरचना बनाएंगे तो उसके अंदर आपको 7 सहसंयोजक बंध मिलेंगे। निम्न में से एल्केन को पहचानिए। एल्केन की बात करें तो यहाँ पर एल्किन और एल्काइन 3 होते हैं। तो एल्किन की होता है CnH2n होता है सीधा इसका। तो यहाँ पर दोस्तों देखें, इसका C2H4 हो जाएगा। निम्न में से एल्काइन को पहचानिए, तो इसका सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। तो इसका -2 कर देना, ठीक है ना, दुगुना करके। तो इसके अंदर आपका आंसर रहेगा C3H4 हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर असत्य की बात करें तो यहाँ पर फोर्थ जो ऑप्शन आपका असत्य रहेगा। लेकिन जो 3 है ये सत्य। जैसे ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन 3 अन्य कार्बन से घिरा रहता है तथा एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ग्रेफाइट में विद्युत सुचालक होता है। उसके बाद हीरे की संरचना में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से घिरा रहता है, जिसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस कारण विद्युत का कुचालक होता है। शुष्क सेल में ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। और उसके बाद देखें, ये 4 नंबर है सत्य है दोस्तों। देखिए, एक ही तत्व के विभिन्न भौतिक रूप जिनके भौतिक गुण समान व रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं उन तत्वों का प्रूफ कहते हैं। ये दोस्तों गलत है इसका। सबसे सरल कीटोन कौन सी होती है, तो यहाँ पर प्रोपेन है वो सबसे सरल कीटोन मानी जाती है। उसके बाद में देखें यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन, कौन से हाइड्रोकार्बन संयोजन अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, तो संयोजन अभिक्रिया नहीं दर्शाता तो ये आपका C3H8 नहीं दर्शाएगा। एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम से करवाने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रकृति में 0.03% पाया जाता है, लेकिन कार्बन के यौगिक बहुतायत के रूप में पाए जाते हैं। इसका कारण होता है कार्बन की चतुस्संयोजकता और श्रृंखलन ए व दोनों, तो इसका ए और दोनों रहेगा। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध सहसंयोजक बंध होते हैं। फुलरीन कार्बन का अपरूप इसमें से कौन सा है, तो C60 है जो आपका फुलरीन का कार्बन अपरूप जाना जाता है। सभी जानते हैं हीरे का गलनांक होता है, तो हीरे का गलनांक दोस्तों आपका लगभग 3500 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। हीरे का गलनांक 3500 सेंटीग्रेड होता है। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। असंतृप्त अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो एल्केन यह संतृप्त नहीं है, लेकिन एल्किन और एल्काइन ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्किन आपकी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आती है। एल्किन का सूत्र होता है, तो एल्किन का सूत्र मैंने आपको पहले ही बताया था, CnH2n होता है। और एल्केन अणु में से एक हाइड्रोजन निकालने पर बनने वाला प्रमुख वाला समूह कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका समूह कहलाएगा एल्किल कहलाएगा। बेंजीन की संरचना होती है, तो बेंजीन की C6H6 सभी जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में देखें, पेंटेन की संरचना समावयवी है। पेंटेन के संरचना समावयवी हैं, तो यहाँ पर 2 मेथिल ब्यूटेन और 2 डाई मेथिल प्रोपेन ये दोनों ही पेंटेन की संरचना समावयवी है। जब आप पेंटेन की संरचना बनाएंगे तो आप ये दोनों ही बनेंगे, ठीक है ना। समजात श्रेणी के सदस्यों का क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए सामान्य सूत्र समान होता है। अंतर CH2 समूह का होता है और अंतर 14U का होता है। तो ये उपरोक्त सभी सही है, ठीक है ना। एसिड एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर दोस्तों एसिड एल्डिहाइड की बात करें CH3CH2OH आपका फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा।
यदि ईंधन ऑक्सीजन की आवश्यक आपूर्ति के साथ जलता है तो ईंधन क्या करेगा, ईंधन ईंधन आपका नीली ज्वाला के साथ जलता है, ठीक है ना। आवश्यक आपूर्ति के साथ जलेगा तो नीली ज्वाला के साथ जलेगा। वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वेल्डिंग के लिए सभी जानते हैं एथेन का एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। एसिटिलीन और एथेन का उपयोग किया जाता है आपका फलों को पकाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में देखें कौन ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है कौन ऑक्सी तरह व्यवहार करता है, तो क्षारीय KMnO4 ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार नहीं करता। अम्लीय K2Cr2O7 ये भी नहीं करता है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर सांद्र HNO3 सॉरी दोस्तों ये सभी करेंगे, ठीक है ना। ऑक्सीकारक यहाँ क्षारीय KMnO4 ये भी करेगा, और अम्लीय K2Cr2O7 भी करेगा, और सांद्र HNO3 के उपरोक्त सभी ये सभी करेंगे, ठीक है ना। संकलन अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण या संयोजन अभिक्रिया में संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया के साथ होती है। संकलन या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया खालिस्तान के साथ होती है, तो हाइड्रोजन के साथ साथ होती है। संकलन अभिक्रिया यानी हाइड्रोजीकरण में उत्प्रेरक के रूप में काम आने वाले तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, तो आप सभी जानते हैं इसका 28 होता है। ये निकल काम में लिया जाता है। अगर एथेनॉल में 5% जल मिला दे तो उसे कहते हैं 5% अगर जल मिला दी चाहिए तो उसे स्प्रिट कहा जाता है। एथेनॉल के अंदर 5% अगर जल मिल जाता है तो स्प्रिट का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। एथेनॉल को 443 केल्विन ताप पर गर्म करने से एथीन व जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण कार्य के रूप में किसका इस्तेमाल होता है तो निजी कार्य के रूप में H2SO4 का उपयोग किया जाता है। मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा भी लेने पर इंसान की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि तो देखिए मेथेनॉल यकृत में ऑक्सीकृत होकर मेथेनल में बदल जाता है, ये सही है। मेथेनल कोशिका के घटकों से क्रिया करके प्रोटोप्लाज्म सुगंधित हो जाता है, ये भी सही है। मेथेनल द्रग तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही है, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन कहलाता है, तो यहाँ पर ये सिरका कहलाता है, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन सिरका कहलाता है। सोडियम स्टीरिएट का सूत्र होता है, सोडियम स्टीरिएट की बात करें तो C17H35 होता है, ये सोडियम स्टीरिएट, इससे आपकी साबुन बनती है दोस्तों, सभी जानते होंगे। कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर देखें साबुन के अणु वृत्ताकार रूप से व्यवस्थित होकर मिसेल का निर्माण करते हैं, ये सही है। जल से क्रिया करके दाग मिसेल के रूप में कपड़े से बाहर निकाल दिया जाता है, ये भी सही है। साबुन कठोर जल में उपस्थित अशुद्धियों कैल्शियम मैग्नीशियम से क्रिया करके अवक्षय बना लेता है, ये भी सही है। साबुन में अमोनियम और सल्फेटों के आयन होते हैं दोस्तों, इसके अमोनियम और सल्फेटों के आयन साबुन में नहीं होते हैं, ये आपके जो अपमार्जक उनमें होते हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका ऐसा रहेगा। मेथेन में बंद कोण का मान होता है, तो मेथेन में बंद कोण का मान आप सभी जानते होंगे 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। C5H10 हाइड्रोकार्बन होता है, तो ये C5H10 ये पेंटीन होता है दोस्तों, ठीक है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl का IUPAC नाम बताना है, तो यहाँ पर दोस्तों IUPAC नाम आप सभी जानते होंगे। कैसे 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 निकलते हैं IUPAC नाम, C3 क्लोरो 1 प्रोपिन आ जाएगा, ठीक है ना। और प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता व तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, इस क्रिया को कहा जाता है, ये सभी जानते हैं, वल्नीकरण बोला जाता है इसको। फ्रियोन 11 का अणुसूत्र होता है, फ्रियोन 11 का अणुसूत्र दोस्तों यहाँ पर CfCl2 होता है, CfCl3 होता है, सॉरी CfCl3 होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, प्राकृतिक रबर की बात करें तो ये 1,1,2 ब्यूटाडाइन का प्राकृतिक बहुलक होता है। उसके बाद में अचक्रीय एलिफेटिक यौगिक होते हैं। अचक्रीय एलिफेटिक यौगिक की बात करें यहाँ पर मेथेन प्रोपाइन और एथीन ये उपरोक्त सभी ये तीनों ही अचक्रीय एलिफेटिक यौगिक होते हैं। उसके बाद देखिए चक्रीय एलिफेटिक यौगिक होते हैं, तो साइक्लो हेक्सेन चक्रीय एलिफेटिक यौगिक है। मार्स गैस मेथेन को बोला जाता है, और कार्बन का एकष्टलीय अपरूप नहीं है, तो कोक चारकोल काजल और ग्रेफाइट कार्बन का एकष्टलीय अपरूप नहीं है, तो यहाँ पर जो ग्रेफाइट है वो आपका अक्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। क्रिस्टलीय कोक चारकोल और काजल ये सारे क्या अक्रिस्टलीय अपरूप है, जबकि ग्रेफाइट क्रिस्टलीय अपरूप माना जाता है दोस्तों, ठीक है ना, कन्फ्यूज नहीं होना। उसके बाद देखें फ्लोरीन के उपयोग हैं। फ्लोरीन के उपयोग की बात करें तो यह प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, आणविक बेयरिंग में और अतिचालकता के कारण तकनीकी में इसका उपयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी सही रहेगा इसका। कार्बन का अपरूप जिसका उपयोग नाभिक या परमाणु भट्टी में मंदे के रूप में किया जाता है, तो यहाँ पर सभी जानते होंगे ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। फ्रियोन 112 में कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन की संख्या क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए 112 के अंदर तो इसके अंदर आपका रहेगा दोस्तों, इसके अंदर कार्बन की 2 होती है और हाइड्रोजन की 0 होती है और फ्लोरीन की 2 होती है, ठीक है ना। कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर देखें टेरिलीन का
का डेक्रोन भी कहते हैं, ये भी सही है दोस्तों। टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकोल व टेट्राथैलिक अम्ल के संघनन से बनता है, ये भी सही है। हेक्सामेथिल डाइअमीन व एडिपिक अम्ल के संघनन से नाइलॉन 66 बनता है, ये भी सही है दोस्तों। ब्यूना ब्यूटाडाइन एक एक्रिलोनाइट्राइल से बनता है, ये दोस्तों इसका गलत रहेगा। फोर्थ नंबर आंसर इसका गलत है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर C3 सी सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 इस प्रकार इसका आईपीएसी नाम लिखना है। तो आप सभी जानते सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, उसके बाद में उसका अंकन देकर उसका आईपीएसी नाम लिखा जाता है, सभी जानते होंगे। तो इसका आंसर रहेगा 3 मेथिल 2 मेथिल पेंटेन आ जाएगा। कौन सी कीटोन नहीं बन सकता है, कौन सा कीटोन नहीं बन सकता है? तो यहाँ पर आपका 1 प्रोपेन है, 1 प्रोपेनोन ये आपका कीटोन नहीं बन सकता, जबकि 2 प्रोपेनोन बन सकता है, 2 ब्यूटेनॉल बन सकता है, 3 पेंटेनोन बन सकता है, लेकिन 1 प्रोपेनोन नहीं बन सकता है। तो ये दोस्तों आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब करते हैं आपके आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं पूछे गए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखें होगा पहला, परमाणु के बाह्य भाग में मुख्य कण होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है परमाणु होती है। मिलिकन तेल बिंदु विधि द्वारा निम्नलिखित में से किसे ज्ञात करते हैं? तो आपका इलेक्ट्रॉन के आवेश को ज्ञात किया जाता है। निम्न में से किस परमाणु का E/m अनुपात उच्च होता है? तो आपका हाइड्रोजन का होता है। किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो आपकी नाभिक के अंतः दूरी पर जो ऊर्जा है वह अधिकतम होती है। आधुनिक परमाणु भार किस परमाणु पर आधारित है? आधुनिक जो कार्बन 12 है उसके ऊपर आधारित है। हाइड्राइड आयन किस का सम इलेक्ट्रॉनीय है? तो आपका ये हीलियम का सम इलेक्ट्रॉनीय है। परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है। तो ये ज्ञात की जाती है 2n² से ज्ञात की जाती है, 2n² से। तो 8 ग्राम देखें 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या होती है, कणों की संख्या होती है तो आपकी 1.51 × 10⁻23 होती है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर, तो प्रोटॉन की संख्या के परमाणु सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, परमाणु सिद्धांत के जनक माने जाते हैं जॉन डाल्टन माने जाते हैं। P-3 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किसके बराबर होते हैं? तो आपके रहेंगे ये आर्गन के बराबर रहेंगे। 27 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के कुल कितने ग्राम से पूर्णतः विकृत होगा? तो यहाँ पर ये 24 ग्राम से विकृत होगा। हेमेटाइट में आयरन के प्रतिशत होता है, आयरन का परमाणु भार 56 होता है। तो प्रतिशत की बात करें यहाँ पर ये 70% होता है। एक गैस का वाष्प घनत्व 22 है तो इसका अणुभार होगा, तो इसका अणुभार 44 रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी। 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, इस नियम को सर्वप्रथम दिया था? तो इसका दिया पाउली ने दिया था। एक परमाणु के K-m उपकोष में क्रमशः 2, 8 और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तत्वों में उपस्थित कुल 80 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तत्वों में कुल 80 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये दोस्तों रहेगी 6 रहेगी। Px कक्ष की आकृति होती है तो ये आपकी डबलाकार होती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या m के मान हो सकते हैं तो -m 0 से +m हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। ये आपका रहेगा -n से 0 +n तक हो सकता है। किसी परमाणु में n कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो परमाणु में पाए जाने वाले कुल p इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, p इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो 12 रहेगी दोस्तों इसके अंदर। कार्बन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह निम्न में से किस नियम का नियम करते हैं? तो यहाँ पर ये हिंड के नियम का पालन करते हैं। 23 नंबर देखिए, यदि यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या 238 है तो परमाणु क्रमांक 92 है तथा एक एल्फा कण का उत्सर्जन करे तो प्राप्त उत्पाद की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो यहाँ पर एल्फा बाहर निकलेगा तो दोस्तों यहाँ पर 2 तो इसका जो आपका परमाणु क्रमांक कम हो जाएगा और 4 इसका बाहर कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें तो 90 और उसका 234 हो जाएगा, ठीक है ना। 90 234 ये हो जाएगा आपका 23 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा इसका। जब एक उदासीन परमाणु को ऋणायन में बदला जाता है तो वो क्या करेगा? वह कार्य बढ़ जाता है उसका। मुख्य क्वांटम संख्या n3 से संबंधित कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो जो n है बराबर 3 है तो Kl और m के अंदर आपके कितने कक्षक आएंगे वो आपको देखना है दोस्तों। इसके अंदर टोटल 18 कक्षक आ जाएंगे। निम्न में से प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा? प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम की बात करें
तो यहाँ पर फोर्थ रहेगा इसका फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन रहेगा। अल बराबर 4 के लिए कुल कक्षकों की संख्या होगी। कुल कक्षकों की संख्या बात करें तो अल बराबर 4 के लिए 9 रहेगी। एक इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या प्लस 1/2 है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 है। यह निम्नलिखित में से किस कक्षक में उपस्थित नहीं हो सकता है? किस कक्षक में उपस्थित नहीं हो सकता है? तो ये दोस्तों आपका इस कक्षक में उपस्थित नहीं हो सकता है। दो तत्वों का को A30 और 35 है, तो इसके परमाणु क्रमांक के रूप में है तो प्रदर्शित किया जाता है। तो इन तत्वों के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों के अनुपात क्या होगा? तो इसके अंदर आपको क्या करना है, परमाणु भार से आपका परमाणु क्रमांक घटा करके उसका अनुपात लिखना है दोस्तों। तो इसके अंदर आपका 29 का नंबर 3 रहेगा, 4:9 रहेगा। निम्न में से कौन से तत्व का विन्यास N-1D10 NH2 नहीं है? NH2 नहीं है, तो ठीक है ना। ये 30 का आपका रहेगा 2 जो AU है यानी सोना है आपका, उसको गोल्ड का नहीं है, जबकि जिंक, कैडमियम, मरकरी इन सभी का है N-1D10 NH2 रहेगा, ठीक है ना, जिंक, कैडमियम और मरकरी। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का अणुभार। नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के अणुभार 44 है। इसके अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 22 रह जाएगी। निम्न में से किस परमाणु क्रमांक वाले तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूनतम होती है? तो आपके 8 वाले के अंदर होती है। एक अल्फा कण होता है, तो एक अल्फा कण आपका एक द्विआयनित हीलियम परमाणु होता है। सम न्यूट्रॉनी A, B और C की द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः 30, 31 और 32 है। B का परमाणु क्रमांक 15 है। तो A तथा C में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर A के अंदर 14 और C के अंदर 16 रह जाएगी प्रोटॉन संख्या। ऑटो ग्रंथि विकार या थायराइड ग्रंथि विकार में जिस समस्थानिक अणु का प्रयोग होता है वह है, तो इसके अंदर तो देखें यहाँ पर दोस्तों इसका रहेगा आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। तो बेरिलियम +2 निम्न में से किससे सम इलेक्ट्रॉनिक है? सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो लिथियम प्लस से है। निम्न में से सत्य कथन की बात करें तो ये समभारिक का ऊपर बाहर यानी कि पोटेशियम और कैल्शियम समभारिक हैं। क्लोरीन ये समस्थानिक है, और जिनोन और बेरिलियम समभारिक हो जाएंगे ये। उसके बाद में उपरोक्त सभी सही रहेगा इसका। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p2 2p2 2pn है, तो यहाँ पर किस नियम का पालन नहीं करता है? किस नियम का पालन नहीं करता है? तो दोस्तों ये आपके हुंड के नियम का पालन नहीं करता है। सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की द्विवंशी क्वांटम संख्या क्या हो सकती है? सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की द्विवंशी क्वांटम संख्या, तो इसके आपके कक्षक से द्विवंशी क्वांटम संख्या आपको निकालनी पड़ेगी दोस्तों। इसके अंदर ये 0 रहेगी। निम्न में से उपस्थित गैसों का कौन सा जोड़ा समान अणुओं की संख्या रखता है? कौन सा जोड़ा समान अणुओं की संख्या रखता है? तो यहाँ पर 16 ग्राम ऑक्सीजन तथा 14 ग्राम नाइट्रोजन समान अणुओं की संख्या रखता है। उसमें 3 ग्राम हाइड्रोजन 29 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करके जल निर्मित करता है, तो जल H2 की अधिकतम मात्रा क्या होगी? जल की अधिकतम मात्रा देखें तो 27 ग्राम हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद देखिए कार्बन 10 जो ग्राम 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में STP का आयतन होता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 42 नंबर का ऑप्शन रहेगा 22.4 लीटर होता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पर चूने से पानी का दूध यौन रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। बल्ब का प्रकाश इतना, पानी का वाष्प बदलना, घी का विकलना, ये सारे भौतिक परिवर्तन आएंगे। यशद लेपन में किस धातु का लेप किया जाता है? तो यशद लेपन के अंदर जिंक का लेप किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? तो अधिक क्रियाशील के अंदर आपकी सोडियम आ जाएगी। और सारणी में दाएं पक्ष में स्थित तत्व कहलाते हैं, तो दाएं पक्ष में तत्व अधातु कहलाती है। तत्वों का वह युग्म जो विकिरण संबंध नहीं दर्शाता है। विकिरण संबंध की बात करें यहाँ पर तो आपका जो लिथियम मैग्नीशियम दर्शाता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम दर्शाता है, बेरिलियम सिलिकॉन दर्शाता है, और इसके कार्बन फास्फोर नहीं दर्शाता है। परिवर्तन की बात करें A से A+ और A+2 से +2 के लिए क्या होगा? तो यहाँ पर 48 की नंबर की बात करें तो यहाँ पर E1 कम होगा, E2 से इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद निम्नलिखित में से अधिकतम आयनन विभव वाला तत्व है। अधिकतम आयनन विभव वाला तत्व की बात करें तो नाइट्रोजन है। निम्न में से सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी के अंदर अगर बात करें सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी यानी समान इलेक्ट्रॉन की श्रेणी को चुनना है दोस्तों। तो 50 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा आपका नाइट्रोजन -O-2 F -1 हो जाएगा। ये सम इलेक्ट्रॉनीय रहेंगे। निम्न में से किसका अधिकतम आकार होता है? अधिकतम आकार होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन -2 का अधिकतम आकार होगा। जल गैस क्या होती है? तो जल गैस की बात करें यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ मिश्रण होता है, जल गैस कहलाता है। कौन सा मिश्रण धातु है?
कौन सा मिश्रण धातु होती है? कॉपर और टिन की कौन सा मिश्रण धातु होती है? कॉपर और टिन से मिलती है। बॉक्साइड एशक होता है, तो बॉक्साइड आप सभी जानते हैं एल्यूमिनियम एशक होता है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु होती है। जंग रहित लोहा बनाने के लिए इस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। एक अशुद्ध कार्बन द्रव का क्वथनांक उसी शुद्ध कार्बनिक द्रव के क्वथनांक से क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि थैलेपी होती है? ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि थैलेपी होती है, तो ये दोस्तों आपकी फास्फोरस की होती है। बालों की क्रीम निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोलाइड है? बालों का क्रीम निम्न में से किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये देखिए 58 नंबर के अंदर अगर हम देखें दोस्तों एक बार दोस्तों, तो दोस्तों हमारा चला था बालों की क्रीम निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोलाइड है? किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये दोस्तों आपका रहेगा इमल्सन रहेगा। बढ़ते हुए धात्विक लक्षण का सही क्रम है। बढ़ते हुए धात्विक लक्षण का सही क्रम की बात करें तो दोस्तों आपका पहला इसके अंदर फास्फोरस सिलिकॉन बेरिलियम फर्स्ट सही रहेगा। फास्फोरस सिलिकॉन बेरिलियम मैग्नीशियम और सोडियम इसके धात्विक क्रम बढ़ रहे हैं। जैसे और सारणी के अंदर हम दाएं से बाएं जाते हैं तो धात्विक गुणों के अंदर बढ़ोतरी होती है वही है दोस्तों, ठीक है ना। आर्सेनिक व सिलिकॉन में अपमिश्रण कहलाता है। आर्सेनिक का सिलिकॉन में अपमिश्रण कहलाता है, तो ये दोस्तों आपका अन्य प्रकार का अर्धचालक कहलाता है, ठीक है ना। जब आर्सेनिक के अंदर हम सिलिकॉन को मिलाते हैं तो अन्य प्रकार का अर्धचालक बनता है, तो आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते होंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता हुआ क्रम कौन सा है? इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता हुआ क्रम है दोस्तों क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। कोलाइडी कणों का आकार होता है तो दोस्तों 10⁻⁴ से 10⁻⁴ मीटर होता है। संक्षारण मूल रूप से एक है। संक्षारण मूल रूप से दोस्तों एक H2 की उपस्थिति में एक परिवर्तन अभिक्रिया है। उसके बाद में देखिए दोस्तों आयोडीन का टिंक्चर होता है। आयोडीन का टिंक्चर आपका आयोडीन का एल्कोहलिक विलियन प्लस सोडियम आयोडाइड होता है। आयोडीन का टिंक्चर आयोडीन का एल्कोहलिक विलियन प्लस सोडियम आयोडाइड का विलियन होता है, ठीक है ना। विटामिन B12 में होता है। विटामिन B12 की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट होता है। जो उसके बाद में साइनोकोबालामिन बोलते हैं जिसको। निम्न में से कौन सा तत्व धातु है? कौन सा तत्व धातु है? तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका जो आपका 12 नंबर और जो 11 नंबर ये सारे आपके धातु रहेंगे, ठीक है ना। जो आपका A और D इसका सही रहेगा। एशक में शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि है। एशक में शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि है तो धातु निष्कर्षण होगी। धातु के विद्युत परिष्करण से एनोड बना होता है। धातु के विद्युत परिष्करण से एनोड बना होता है, तो ये दोस्तों अशुद्ध धातु से बना होता है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण की बात करें तो हवा में चांदी के बर्तनों काला पड़ना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। जबकि पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, ठीक है ना। 4 नंबर सही रहेगा। निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय होती है? अम्लीय की बात करें यहाँ पर तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय होता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय होता है, लेकिन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड अम्लीय होता है। मानव शरीर में जैविक क्रिया हेतु कौन सा पंप महत्वपूर्ण है? जैविक क्रिया हेतु महत्वपूर्ण पंप की बात करें यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप होता है। निम्नलिखित पोटेशियम यौगिकों में से कौन पर्ल्स एस के नाम से जाना जाता है? पर्ल्स एस के नाम से जाना जाता है, तो ये दोस्तों आपका रहेगा K2CO3 आपका पर्ल्स एस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जब क्लोरीन को कमरे के ताप पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करते हैं तो मुख्य उत्पाद बनता है। मुख्य उत्पाद दोस्तों आपका बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा। डोलोमाइट की बात करें तो डोलोमाइट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है डोलोमाइट। सेकंड नंबर ऑप्शन सही रहेगा। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आधिक्य में प्रवाहित करने पर दूध या गायब हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? द्विविलीयशील कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनेगा, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता जिंक से क्रिया करके बनाती है। जिंक से क्रिया करके ये सोडियम जिंक ऑक्साइड बनाती है। सबसे हल्की नोबल गैस है। सबसे हल्की नोबल गैस की बात करें तो हीलियम होती है। धातु जो इसके स्वयं के ऑक्साइड परत द्वारा रक्षित की जाती है तो ये एल्यूमिनियम द्वारा रक्षित की जाती है। लाल लेड क्या है? लाल लेड की बात करें तो ये Pb3O4 होता है। Pb3O4 होता है लाल लेड। उसके बाद में देखें सल्फर मिश्र धातु है, तो ये आपकी मिश्र धातु बात करें तो यहाँ पर सिल्वर मिश्र धातु होती है। सिल्वर के अंदर लेड और टिन होता है। उसके बाद में चिल्ली साल्टपेटर की बात करें तो चिल्ली साल्टपेटर आपका सोडियम नाइट्रेट होता है। अन्य
NaNO3 होता है, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। सोडियम नाइट्रेट, यदि अमोनियम क्लोराइड व NaCl के मिश्रण में से NaCl प्राप्त करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसके अंदर ऊर्ध्वपातन काम में लिया जाता है। तेल व जल के मिश्रण को पृथक करने की विधि होती है, ये निथारने के द्वारा किया जाता है। फिल्म एवं नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं तथा बादल दर्शाए जाते हैं, तो इसके अंदर आपको मुख्य रूप से द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद में 18 कैरेट सोने का प्रतिशत कितना होता है? 18 कैरेट सोने के प्रतिशत की बात करें तो ये 275% होता है। अपचयन वह क्रिया है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। अपचयन के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं और ऑक्सीकरण के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अपचयन के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। वह रासायनिक परिवर्तन अपचयन कहलाता है जिसके अंदर दोस्तों आपका ऑक्सीकरण अंक कम हो जाता है। अगर अपचयन हो रहा है तो ऑक्सीकरण अंक के अंदर कमी आ जाती है। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसके अंदर आपका A और 3 रहेगा, ठीक है ना। A और 3 आपका A और 3 जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं और ऑक्सीकरण अंक बढ़ जाता है, तो ये आपका अपचयन कहलाता है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण अंक अगर बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं तो उसका अपचयन हो रहा है। A और 3 सही रहेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों इसके अंदर अभिक्रिया है H2O2 प्लस Ag2O प्लस H2O प्लस 2Ag प्लस O2। तो H2O2 होता है तो यहाँ पर यह आपका दोस्तों ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। यह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है, तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। वेल्डिंग में काम लेते हैं। वेल्डिंग के अंदर अगर हम दोस्तों देखें तो इसके अंदर ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला काम में ली जाती है। रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है, तो यह आपकी द्रव ऑक्सीजन उपयुक्त होती है। सही कथन की बात करें C2H2 वेल्डिंग में काम में ली जाती है। C2H4 फलों को पकाने में काम में ली जाती है। सिरका अचार व मुरब्बा में काम में लिया जाता है। उपरोक्त सभी सारे सही रहेंगे। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों यह है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन की बात करें। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पिछली भर्तियों के अंदर आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको बीच में बता देता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और जिन अपने दोस्तों को इसको शेयर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। चलो देखिए स्टार्ट करते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, रकत का थक्का बनाने के लिए आवश्यक आयन है। रकत का थक्का बनने के लिए कैल्शियम +2 आयन की जरूरत होती है। ईंधन के अपूर्ण दहन से बनने वाली गैस है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तो इसका क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। अभिक्रिया F2O3 2Al + Al2O3 2Fe प्लस उष्मा किस मान से जानी जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों देखें, यहाँ पर ये थर्मेट अभिक्रिया नाम से जानी जाती है। तो निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो लोहे का चुंबक बनना, कार्बन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, नौशाद्र का ध्रुवपातन, शक्कर का जल में विलय। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है, जबकि रासायनिक परिवर्तन है। कार्बन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनना। आयरन क्लोराइड व आयरन FeCl3 व FeCl2 में परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं एक क्लोरीन की अधिकता हो रही है, यानी कि कमी हो रही है क्लोरीन की, ठीक है ना। अगर इसके अंदर क्लोरीन की कमी हो रही है तो इसका अपचयन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो ये दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीकारक और नहीं अपचायक कहलाते हैं, ठीक है। अपचायक जिसका इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनका अपचायक होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर 100+ क्वेश्चन हो गए पिछली भर्ती का। आगे जो नए क्वेश्चन है वो नई वीडियो के अंदर देखेंगे। तो तब आप दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करने के बाद उसको सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।